हेलो एंड वेलकम टू पीसीबी ट्यूटोरियल्स। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका बच्चों। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स में लेक्चर नंबर 26 की। लेक्चर नंबर 25 तक आपने कंप्लीट कर लिया है, तो अब हम आगे बात करेंगे। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ध्यान देंगे डिफेक्ट्स ऑफ इमेजेस के बारे में। जो इमेज हमारा बनता है किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें आप लेंस यूज करते हो, मिरर यूज करते हो, तो उससे जो हमारा इमेज प्राप्त होता है तो उस इमेज में कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, तो उसके बारे में यहाँ स्टडी करना होता है। और उससे रिलेटेड कुछ सवाल भी आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, और कुछ रिलेशनशिप है तो उसको देखेंगे। तो एक्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय एन ऑप्टिकल सिस्टम इज यूजुअली इम्परफेक्ट। जो इमेज बनता है वो ऑप्टिकल सिस्टम के थ्रू, वो नॉर्मली उसमें परफेक्टनेस नहीं रहती, कुछ ना कुछ गड़बड़ी रहती है, इम्परफेक्ट होता है। और जो इस डिफेक्ट, जो इम्परफेक्टनेस आई है उसको एक डिफेक्ट के रूप में हम समझ सकते हैं। तो सच डिफेक्ट्स ऑफ इमेजेस आर कॉल्ड एबरेशन। ओके, एक वर्ड यूज किया गया इसके लिए, एबरेशन। ओके, तो जो भी डिफेक्ट हमको इमेज में मिलता है उसको हम क्या नाम देते हैं? एबरेशन देते हैं। द डिफेक्ट मे बी ड्यू टू लाइट और ऑप्टिकल सिस्टम। तो ये डिफेक्ट जो है दो प्रकार के हो सकते हैं। एक लाइट की वजह से हो सकती है, जैसे आप व्हाइट लाइट यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से होगा। और दूसरा ऑप्टिकल सिस्टम खुद, उसकी वजह से भी अपने कुछ डिफेक्ट्स होते हैं। तो ये दोनों वजह से डिफेक्ट हो सकते हैं। तो जब डिफेक्ट लाइट की वजह से हो, इफ द डिफेक्ट इज ड्यू टू लाइट देन इट इज कॉल्ड क्रोमेटिक एबरेशन। ओके, जब लाइट की वजह से डिफेक्ट है, व्हाइट लाइट आप यूज कर रहे हो और उसकी वजह से कोई डिफेक्ट आ रहा है, या एक से ज्यादा कलर, एक से ज्यादा वेवलेंथ यूज हो रहा है और उसकी वजह से डिफेक्ट आ रहा है, तो इसको हम क्या नाम देंगे? क्रोमेटिक एबरेशन। एंड इफ ड्यू टू ऑप्टिकल सिस्टम, और अगर लाइट की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑप्टिकल सिस्टम की वजह से प्रॉब्लम है, जो लेंस, जो मिरर आप यूज कर रहे हो उनके एपर्चर बड़े होने की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, या और भी कोई बात है जो ऑप्टिकल सिस्टम की वजह से है, तो उसको हम नाम देंगे फिर वहां पे मोनोक्रोमेटिक एबरेशन। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक एबरेशन। तो दो तरह के एबरेशन हो गए, दो तरह के डिफेक्ट हो गए, एक क्रोमेटिक एक मोनोक्रोमेटिक। तो क्रोमेटिक कब होना है? जब आपका जो डिफेक्ट हो वो लाइट की वजह से। ओके, मतलब जनरली व्हाइट लाइट या एक से ज्यादा मिक्सचर ऑफ लाइट्स का हम लोग वहां पे इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से वो कलर्ड इमेज प्राप्त हो जाता है। सो उसे आप क्रोमेटिक एबरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए डिटेल में अब देखते हैं दोनों को। तो पहला तो है आपका क्रोमेटिक एबरेशन। तो एनालिसिस ऑफ क्रोमेटिक एबरेशन, इसको देखिए। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय ए लेंस इज यूजुअली कलर्ड एंड ब्लर्ड। ओके, जो इमेज हमें प्राप्त होता है लेंस के द्वारा वो नॉर्मली कलरफुल हो जाता है और वो ब्लर्ड भी रहता है, खास करके तब जब आप व्हाइट लाइट यूज कर रहे होते हैं। दिस डिफेक्ट of image is called chromatic aberration. This defect arises due to the fact that focal length of a lens is different for different colors. हम जानते हैं कि white light में different कलर मिक्सअप होते हैं और अलग अलग कलर के लिए फोकल लेंथ भी अलग अलग हो जाती है। तो इसकी वजह से आपको जो इमेज बनता है वो कई सारे इमेजेस के मिक्सचर होते हैं जो अलग अलग कलर के होते हैं, तो उसको ओवरऑल आपको एक कलरफुल इमेज मिल जाएगा जो ब्लर्ड होगा, क्लियर नहीं होगा। ओके, एक के ऊपर एक ब्लर्ड हो जाता है। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे व्हाइट लाइट आ रही है, अब व्हाइट लाइट में सभी कंपोनेंट हैं वायलेट से लेकर रेड तक। अब रेड जो होता है वो कम डेविएट होता है और वायलेट ज़्यादा डेविएट होता है। तो रेड की फोकल लेंथ जो होगी वो आगे तक निकल जाएगी। तो रेड वाले जो इमेज बनाएंगे वो थोड़ा आगे बनाएंगे, वायलेट वाले जो बनाएंगे वो थोड़ा पीछे बनाएंगे। बीच में और भी कलर्स हैं, वो सभी बीच में अपना अपना इमेज बनाएंगे और सभी एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाएंगे। इसीलिए आपका जो होगा वो इमेज वो कलर्ड भी होगा और ब्लर्ड भी होगा। तो वायलेट से लेकर रेड तक आपको ये फोकल लेंथ इस तरह से दिखाई देगा। एफ भी, एफ आर यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया है। तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक एफ आर हो गई, यहाँ से यहाँ तक एफ भी हो गई, और इनके बीच का जो ये डिस्टेंस बना, मतलब एफ आर माइनस एफ भी, तो ये डिस्टेंस का ही एक नाम दे दिया गया, एफ आर माइनस एफ बी का नाम दे दिया गया एल सी ए, लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एबरेशन। लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एबरेशन या एक्सियल क्रोमेटिक एबरेशन। ओके, इस तरह से नाम देते हैं। तो उसी बात को लिखा गया है, सिंस म्यू इज मैक्सिमम फॉर वायलेट व्हाइल मिनिमम फॉर रेड, है ना, हेंस वायलेट इज फोकस्ड नियरेस्ट टू द लेंस व्हाइल रेड फारदेस्ट। वायलेट नजदीक में फोकस हो जाता है, रेड दूर में फोकस हो जाता है, और इमेजेस भी उसी के अकॉर्डिंग बन जाते हैं। द डिफरेंस बिटवीन एफ आर एंड एफ बी इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एबरेशन। जो ये डिफरेंस है बिटवीन एफ आर एंड एफ वी के बीच का जो ये डिस्टेंस बना, ये डिस्टेंस ही कहलाता है हमें लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एबरेशन, शॉर्ट में LCA से इसको ज्यादा पॉपुलर बनाया गया, LCA
के नाम से ज़्यादा पॉपुलर है। तो लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमेटिक एवरेशन LCA इज FR माइनस FB। लेकिन जब आप मैथमेटिकली इसमें लिखेंगे तो FR माइनस FB को डिफरेंस इन फोकल लेंथ लिखेंगे और इसमें साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो एक माइनस आ जाएगा, क्योंकि देखिए ये वाला डिस्टेंस ही आपका LCA है और आप FR माइनस FB कर रहे हैं, मतलब आप FR से FB की ओर आ रहे हैं, उधर से इधर आ रहे हैं। तो उधर से इधर आइएगा तो इसके अगेंस्ट चलिएगा, अपोजिट चलिएगा, इसलिए माइनस लग जाता है। तो FR माइनस FB इज माइनस ऑफ DF, माइनस ऑफ DF आपको लिखना होता है। ओके, ये ध्यान रखिएगा साइन कन्वेंशन को यूज करते हुए, क्योंकि उधर से FR से FB की तरफ आना है, उधर से इधर आना है, इंसिडेंट रे के अपोजिट आप जा रहे हैं, इसलिए एक माइनस लग गया। तो DF क्या बनेगा, तो DF को अगर हमको लिखना होगा तो FB माइनस FR लिखेंगे। DF जो हमारा होगा वो FB माइनस FR हो जाएगा। ओके, ये ध्यान रखिएगा। तो LCA हमारा होता है FR माइनस FB, DF होता है FB माइनस FR। तो FR माइनस FB इज LCA, सो LCA इज एक्चुअली माइनस ऑफ DF। मैथमेटिकली जब भी आपको यूज करना होगा तो LCA को यूज करना माइनस ऑफ DF, याद रखें। चलिए आगे इसका कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं कि ये LCA जो FR माइनस FB है इसे और क्या एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो हमारे पास लेंस मेकर्स फार्मूला है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। इस फार्मूले को हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड f के रिस्पेक्ट में। तो जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 1/f का माइनस 1/f स्क्वायर और f के रिस्पेक्ट में है, सो df रखिए। और चूंकि म्यू यहाँ अलग अलग कंपोनेंट यूज हुए हैं, सो म्यू भी यहाँ वेरिएबल होगा। सो यहाँ भी ये डी म्यू बन जाएगा और 1 का 0 और ये वाला कांस्टेंट है तो साथ में ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन गया डिफ्रेंशिएट करने पर माइनस df/f स्क्वायर इक्वल टू डी म्यू इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब 1 और 2 को अगर आप ध्यान से देखिए और इनको एक साथ आप अरेंज करेंगे, मतलब 2/1 कर दो तो आपको ये इक्वेशन दिख जाएगा। df/f स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/f, इस तरह से करेंगे। राइट साइड में डी म्यू ऊपर आ जाएगा, म्यू माइनस 1 नीचे आ जाएगा, एक माइनस साइन आपका रहेगा और एक f कट जाएगा। तो df/f इक्वल टू डी म्यू बाय म्यू माइनस 1 का फॉर्मूला आएगा। और ये जो फॉर्मूला राइट साइड में आप देख रहे हो डी म्यू मतलब चेंज इन म्यू, जो बेसिकली क्या है, जो बेसिकली है म्यू वी माइनस म्यू आर, म्यू वी माइनस म्यू आर। जैसे df क्या था, FR माइनस FB था, तो उसी तरह से डी म्यू हो जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर और डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1। तो ये म्यू जो होगा ये क्या होगा, मीन वैल्यू होगा, जो येलो लाइट के लिए लिखते हैं। सो ओमेगा बनता है म्यू वी माइनस म्यू आर बाय म्यू वाई माइनस 1। तो आप इसको सीधा सीधा ओमेगा लिख सकते हैं, जहां ओमेगा क्या हो गया, डिस्पर्सिव पावर। तो आपने इसके बारे में पहले ही पढ़ रखा है। सो माइनस df/f इक्वल टू ओमेगा, इस तरह से आप कह सकते हैं। सो df क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ df हो जाएगा f इंटू ओमेगा, और माइनस ऑफ df को ही हम लोग LCA बोले थे। यहाँ से देख सकते हैं ये जो LCA था, ये LCA माइनस ऑफ FR माइनस FB माइनस ऑफ DF था। FR माइनस FB माइनस ऑफ DF है, सो LCA क्या है, माइनस ऑफ DF। तो LCA इज माइनस ऑफ DF एंड माइनस ऑफ DF इज ओमेगा इंटू f। सो LCA इज ओमेगा इंटू f। ओके, ये फॉर्मूला बहुत काम का हो जाएगा। लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमेटिक एवरेशन का फार्मूला ओमेगा इंटू f, जहाँ ओमेगा हो गया डिस्पर्सिव पावर ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस, जिसे आप म्यू वी माइनस म्यू आर बाय म्यू वाई माइनस 1 से निकाल सकते हैं। और f क्या होगा, तो एवरेज वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ। ओके, उसे कैसे निकालेंगे, तो रेड वाला प्लस वायलेट वाला डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। या अगर क्वेश्चन में कहीं बोले ज्योमेट्रिक मीन, तो रूट अंडर FR इंटू FB भी हो सकता है। जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा करेंगे। अगर कुछ नहीं बोला तो ये वाला काम हम लोग अरिथमेटिक मीन निकाल के काम कर सकते हैं, ज़्यादातर अरिथमेटिक मीन ही यूज होता है। सो मीन फोकल लेंथ आप f को कह सकते हैं। सो ओमेगा इज द डिस्पर्सिव पावर ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस एंड f इज द मीन फोकल लेंथ। अब ये आप देखिए कि LCA की वैल्यू आई ओमेगा इंटू f। तो ओमेगा इज ऑलवेज पॉजिटिव, कभी भी ओमेगा निगेटिव नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता किसी भी मटेरियल के लिए। और f जो फोकल लेंथ होगा वो किसी भी सिंगल लेंस के लिए कुछ ना कुछ तो होगा। तो इसका मतलब है LCA जीरो नहीं आ सकता। सिंगल लेंस के लिए ओमेगा इज समथिंग, सिंगल लेंस के लिए f इज समथिंग, सो LCA मस्ट बी समथिंग। तो कुछ ना कुछ क्रोमेटिक एवरेशन रहेगा ही, मतलब कि फोकल लेंथ में इस तरह के डिफरेंसेस रहेंगे ही, तो आपको डिफेक्ट आएगा ही, कलर्ड एंड ब्लर्ड इमेज प्राप्त होगा ही। इसलिए लिखा हुआ है सिंस सिंगल लेंस ओमेगा कैन नॉट बी जीरो, f कैन नॉट बी जीरो, सो LCA कैन नॉट बी जीरो।
विच मीन्स ए सिंगल लेंस कैन नॉट बी फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एवरेशन। तो अगर आप सिंगल लेंस कभी भी यूज कर रहे हो तो वो कभी भी फ्री नहीं हो सकता क्रोमेटिक एवरेशन से। LCA वहाँ जरूर आएगा और वैल्यू क्या होगी, ओमेगा इंटू एफ। इसे याद रखिएगा, यहाँ तक नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, आगे हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन फॉर एक्रोमेटिज्म। तो अभी तक हमने सीखा कि अगर आप सिंगल लेंस को यूज कर रहे हो तो वहां पर आपको LCA मिलेगा ही मिलेगा, मतलब क्रोमेटिक एवरेशन मिलेंगे वहां पे। तो आपको अब उसे दूर करना है, तो जाहिर सी बात है सिंगल से तो दूर होगा नहीं, तो आपको एक और लेंस लेना पड़ेगा साथ में, कम्बिनेशन ऑफ लेंस का यूज हो जाएगा वहां पे। तो इसके लिए लिखते हैं कि कम से कम अब 2 लेंस तो वहां पे चाहिए। तो एक का फोकल लेंथ f1 मान लो, दूसरे का f2 मान लो। तो और उन दोनों को आपने कंबाइन करके अगर रखा तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या बनेगा, 1/f = 1/f1 + 1/f2। ये पढ़ा है हमने। तो टू यूज एक्रोमेटिज्म we use a pair of 2 lenses in contact. Okay, pair of 2 lenses को लेंगे कांटेक्ट में। तो for 2 thin lenses in contact we have this formula. So डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ। इस तरह से मैथमेटिकल टर्म, मतलब f को f के रिस्पेक्ट में, f1 को f1 के रिस्पेक्ट में, f2 को f2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, -df/f² -df1/f1² -df2/f2²। ओके, तो इस तरह से आपको ये इक्वेशन मिलेगा। वैसे आप किसी को भी f के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं दोनों साइड, फाइनली आपको यही आने वाला है। ठीक है, इटसेल्फ करते हैं तो थोड़ा शॉर्ट में हो जाता है। ओके, ऐसे आप चाहे तो f के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं और चेन रूल लगा करके बनाइएगा तो सेम इक्वेशन आपको मिलने वाला है। चलिए, तो ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। -df/f² = -df1/f1² -df2/f2²। अब हमें क्या चाहिए, df नहीं चाहिए, इक्विवेलेंट में df हमें नहीं चाहिए, तभी होगा वो एक्रोमेटिज्म। ओके, हमें नहीं चाहिए एक्रोमेटिज्म। तो एक्रोमेटिज्म चाहिए मतलब कि df की वैल्यू 0 होनी चाहिए। कोई भी फोकल लेंथ जो है वहां पे इलोंगेटेड वे में नहीं होना चाहिए, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होना चाहिए। सो df की वैल्यू 0 रखेंगे। द कॉम्बिनेशन विल बी फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एवरेशन इफ, ये कॉम्बिनेशन फ्री होगा क्रोमेटिक एवरेशन से इफ df इज 0। सो df को पुट करना है 0। जैसे ये पुट करोगे ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। सो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये वाला जो df1/f1² + df2/f2² में कन्वर्ट होगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। सो दिस प्लस दिस, तो वो चीज यहाँ पर आ गई। और अब यहाँ से आपको गौर से देखना है कि df1 जो अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले साबित किया था कि दैट वाज ओमेगा इंटू एफ। सो df1 ω1 इंटू f1 हो जाएगा और df2 आपका ω2 इंटू f2 हो जाएगा। ओके, और डिवाइडेड बाय f1² प्लस यहाँ पर f2²। सो ये एक बार कैंसिलेशन आएगा। सो आपको एक रिक्वायर्ड कंडीशन मिलेगा ω1/f1 + ω2/f2 = 0। तो ये आपका एक रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया, जो इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, क्योंकि 1/f1 को आप पावर के रूप में बता सकते हैं। सो ω1 × p1 + ω2 × p2 = 0। सो ω1/f1 + ω2/f2 = 0 कहिए, या फिर ω1 p1 + ω2 p2 = 0 कहिए। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर एक्रोमेटिज्म। तो जो 2 लेंस आप ले रहे हैं ना, उन लेंस की प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए कि उनका प्रोडक्ट ऑफ डिस्पर्सिव पावर एंड पावर ऑफ द लेंस, ये दोनों का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। या फिर इस तरह से डिस्पर्सिव पावर डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ प्लस डिस्पर्सिव पावर ऑफ सेकेंड लेंस डिवाइडेड बाय दैट उसका फोकल लेंथ, तो उनके सम क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो इस तरह के कंडीशंस को अगर फॉलो करता है तो हमें आपको मिल जाएगा क्या, एक्रोमेटिज्म मिल जाएगी। ओके, अब इस रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं। क्या की पॉइंट नंबर 1, अगर ω1 एंड ω2 आर पॉजिटिव क्वांटिटीज, चूंकि हमें पता है ω1 ω2 आर ऑलवेज पॉजिटिव, ये डिस्पर्सिव पावर है विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, रे को बेंड करने की क्षमता है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो ω1 एंड ω2 आर ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटीज, हेंस f1 एंड f2 शुड हैव अपोजिट साइंस। आप जानते हैं कि यहाँ पर जो इस तरह से लिखा हुआ है, इसमें ω1 ω2 पॉजिटिव क्वांटिटीज है, तो f1 और इधर ले जाओगे तो ये वाला इस तरफ आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो f1 और f2 के साइन क्या होंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो f1 एंड f2 शुड हैव अपोजिट साइंस। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि अगर एक f1 पॉजिटिव तो f2 नेगेटिव, मतलब कि एक अगर कन्वेक्स तो दूसरा मस्ट बी कनकेव। ठीक है, तो एक क्रोमेटिज्म के लिए पहली कंडीशन तो ये होगी कि एक लेंस आपका कन्वेक्स होना चाहिए तो दूसरा लेंस आपका कॉनकेव होना चाहिए। ठीक है, ये मस्ट कंडीशन हो गया। दूसरी बात, अगर ω1 बराबर ω2 है, मतलब आपने सेम मटेरियल यूज किया, सेम मटेरियल का कॉन्वेक्स सेम मटेरियल का कॉनकेव अगर आपने यूज किया, तो बोथ द लेंसेस आर ऑफ सेम मटेरियल, तो फिर आप इसमें ओमेगा ओमेगा रखिए, ये कॉमन होकर के इधर खत्म हो जाएगा, तो आपका बचेगा 1/f1 + 1/f2, और यही इक्विवेलेंट f बनेगा तो 1/f भी बन गया इक्वल टू 0, मतलब f टेंड्स टू इन्फिनिटी। मतलब क्या होगा फिर, तो कॉम्बिनेशन आपका जो होगा, भले ही आप अलग अलग फोकल लेंथ वाले
कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस को यूज कर रहे हो, लेकिन फिर भी अगर आपने मटेरियल को सेम रखा हुआ है तो वो फिर आपको एक्रोमेटिज्म के लिए फायदा नहीं पहुंचाएगा, बिकॉज इन दिस केस एफ विल टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो एक रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा कॉम्बिनेशन। तो hence the combination behaves as a plain glass plate, so we can conclude that both the lenses should be of different materials. तो सेम मटेरियल रख करके हम लोग एक्रोमेटिज्म नहीं प्राप्त कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो f टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब कॉम्बिनेशन विल बिहेव लाइक ए ग्लास प्लेट, रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट, जो इमेज नहीं बना पाएगा आपको ढंग से। तो इसका मतलब है कि आपको फोकल लेंथ तो चाहिए, तो आपको मटेरियल अलग अलग रखना ही होगा। सो ओमेगा 1 कैन नॉट बी इक्वल टू ओमेगा 2, ओके, फॉर एक्रोमेटिज्म। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे। पहली बात ये हो गई, फिर से दोहरा दूं, पहली बात हो गई कि F1 F2 अपोजिट साइन के होंगे, मतलब एक कॉन्वेक्स तो एक कनकेव। दूसरी बात, आप मटेरियल सेम नहीं रख सकते, एक मटेरियल अलग होना चाहिए, दूसरा मटेरियल कुछ दूसरा होना चाहिए। मतलब जैसे एक क्राउन ग्लास का हो गया तो दूसरा फ्लिंट ग्लास का हो गया, है ना, क्योंकि क्राउन ग्लास का ओमेगा थोड़ा कम होता है, फ्लिंट ग्लास का ओमेगा थोड़ा ज्यादा होता है। तो आपको एक लेंस क्राउन का तो दूसरा लेंस फ्लिंट का आपको रखना पड़ेगा। सेम मटेरियल अगर आप रखेंगे तो कॉम्बिनेशन लेंस की तरह वर्क नहीं करेगा, वो एक रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट की तरह वर्क करेगा, तो आपका काम वहां पे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें आगे पॉइंट देखते हैं। आइए बच्चों, तीसरा पॉइंट जो है यहाँ पर इतना ध्यान देंगे, सिंस द डिस्पर्सिव पावर ऑफ क्राउन ग्लास, जिसको ओमेगा सी कह रहे हैं, इज लेसर देन फ्लिंट ग्लास ओमेगा एफ कह रहे हैं, तो ओमेगा एफ ज्यादा होता है, ओमेगा सी कम होता है। हेंस इफ वी वांट द कॉम्बिनेशन टू बिहेव एज ए कन्वर्जेंट लेंस, अगर हम चाहते हैं कि कॉम्बिनेशन हमारा एक कन्वर्जेंट लेंस की तरह बिहेव करे, मैंने इस तरह से बिहेव करे, तो हमें करना क्या पड़ेगा कि कन्वेक्स लेंस को आपको फ्लिंट ग्लास का रख देना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए आपको लेस फोकल लेंथ की जरूरत होगी, मतलब हाई डिस्पर्सिव पावर की जरूरत होगी। दैट्स व्हाई कन्वेक्स लेंस शुड बी मेड विद फ्लिंट ग्लास। ठीक है, तो आपको जिस तरह का बिहेवियर चाहिए फ्लिंट ग्लास, उस तरह का आप वहां पे उस मटेरियल का डाल दीजिए वहां पे करस्पॉन्डिंग लेंस के साथ। और जो दूसरा आएगा कॉन्केव लेंस, उसको फिर आप क्राउन ग्लास का बना दीजिए, है ना, एंड वाइस वर्सा। अगर आपको ऐसा चाहिए कि डाइवर्जिंग बिहेवियर का चाहिए, तो डाइवर्जिंग बिहेवियर कौन शो करता है, कॉन्केव, तो कॉन्केव को फ्लिंट का बना दीजिए, और जो कॉन्वेक्स रहेगा उसे क्राउन का कर दीजिए, है ना। तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस को अगर आप करते हैं तो आपका काम आराम से हो जाएगा। सो अल्टीमेटली यही समझिए इसको कि इफ वी वांट कन्वर्जेंट कॉम्बिनेशन, तो इस तरह से आपका कॉन्वेक्स और कॉन्केव साथ में आपने दिया F1 F2, बाकी F1 F2 ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे ही। ये सब जो भी है आपका एक्रोमेटिज्म के कंडीशन के लिए रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ ओमेगा 1 F1 ओमेगा 2 F2, तो उनके कंडीशंस को चाहे इस रूप में लिखिए, चाहे ओमेगा 1 P1 इक्वल टू माइनस ओमेगा 2 P2 लिखिए, या फिर ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 इक्वल टू माइनस P2 बाय P1 इक्वल टू माइनस F1 बाय F2 लिखिए। सब वही चीज है, सेटिस्फाई करेगा हमेशा। और लेकिन इसमें करना क्या पड़ेगा आपको कि पहला वाला जो है, अगर आपको इस तरह से कन्वर्जेंट चाहिए, तो पहला वाला जो कॉन्वेक्स है उसे आपको फ्लिंट का करना पड़ेगा, और दूसरा वाला को क्राउन। और वही अगर डाइवर्जेंट कॉम्बिनेशन अगर आपको चाहिए, मतलब रेस जो आए वो फिर ऐसे करके चली जाए, ऊपर की तरफ डाइवर्ज हो जाए, तो फिर आपको फर्स्ट वाले को फिर से क्राउन डालना पड़ेगा, कॉन्वेक्स जो है उसको क्राउन डालना पड़ेगा, और जो कॉन्केव है उसको आपको फ्लिंट का डालना पड़ेगा, उसका डिस्पर्सिव पावर ज्यादा रखना पड़ेगा। बाकी F1 F2 की जो भी कॉम्बिनेशन है वो इसको सेटिस्फाई तो हमेशा करेगी ही करेगी। ठीक है, तो इस तरह की बातें थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो कन्वर्जेंट कॉम्बिनेशन करना है तो कॉन्वेक्स को फ्लिंट का, डाइवर्जेंट कॉम्बिनेशन करना है तो फिर कॉन्केव को फ्लिंट का, है ना, और जो दूसरा बचेगा उसे क्राउन का, ये कर देना है। बाकी उनके जो करस्पॉन्डिंग F1 F2 होंगे, वो रिलेशन जो भी है सेटिस्फाई करने का, वो तो रहेगा ही एज इट इज। चलिए, अब एक दूसरा मेथड भी इसमें एवरेज रूप से देखा गया है कि ये भी वर्क कर जाता है, कि अनदर मेथड के रूप में टू रिमूव क्रोमेटिक एबरेशन। दो लेंसेस को आप यूज कर सकते हैं और दोनों सेम नेचर के यहाँ पे होंगे, कॉन्वेक्स दोनों होंगे, लेकिन उसको आप एक डिस्टेंस के साथ रखेंगे, और वो डिस्टेंस देखा गया है कि अगर आप F1 प्लस F2 बाई 2 रखते हो, माने कि दोनों की फोकल लेंथ का जो मीन वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है, उसको अगर आप रखते हो उतनी डिस्टेंस पर, और फिर जो एक कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ बनेगा, तो वो जो इमेज बनाएगा आपका, दैट विल बी ऑल्सो फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एबरेशन। ठीक है, तो ये जस्ट ऐसे याद रखने वाला फैक्ट है कि डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज क्या होनी चाहिए, तो F1 प्लस F2 बाई 2, ओके, एवरेज ऑफ द फोकल लेंथ। सच कॉम्बिनेशन इज फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एबरेशन देखा गया है। सो फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन हो जाएगा आपका कैपिटल F, और इस तरह से उनको डिस्टेंस पर आप रखते हैं, तो यही फॉर्मूला वर्क करता है, तो इस फॉर्मूले को यूज करना है। ठीक है, तो ये भी एक अनदर मेथड है टू रिमूव क्रोमेटिक एबरेशन। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्रोमेटिक एबरेशन। ओके, अब दूसरा क्या होता है मोनोक्रोमेटिक एबरेशन, वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, उसको देखिए जरा फटाफट।
आइए बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा एनालिसिस ऑफ मोनोक्रोमेटिक एबरेशन का। था हमने क्रोमेटिक एबरेशन की बात कर लिया। मोनोक्रोमेटिक एबरेशन में क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट है। मोनोक्रोमेटिक एबरेशन मतलब आप मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज करेंगे। तो व्हाइट लाइट की तरह व्हाइट लाइट की जगह इस बार आप मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करेंगे तो कोई भी वायलेट या रेड कलर का कोई चक्कर होगा नहीं, है ना। लेकिन फिर भी आपको एबरेशन मिलने वाला है। तो ये एबरेशन होगा ड्यू टू ऑप्टिकल सिस्टम इटसेल्फ। ओके, तो उसके बहुत सारे टाइप होते हैं। सो दिस इज द डिफेक्ट इन इमेज ड्यू टू ऑप्टिकल सिस्टम। ऑप्टिकल सिस्टम में अपना एक डिफेक्ट है और ये कई तरह के होते हैं। सो मोनोक्रोमेटिक एबरेशन इज ऑफ मेनी डिफरेंट टाइप्स। स्फेरिकल होता है, कोमा होता है, डिस्टॉर्शन होता है, कर्वेचर होता है, एस्टिग्मेटिज्म होता है, इटीसी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सिलेबस के अंडर में अगर हम बात करेंगे तो हमें सिर्फ स्फेरिकल एबरेशन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करना होता है। सो वी आर कंसर्न विद स्फेरिकल एबरेशन ओनली। तो एनालिसिस ऑफ स्फेरिकल एबरेशन को समझिए, थोड़ा बहुत आसान है। तो डेफिनेशन में तो यही कहेंगे कि दी इनएबिलिटी ऑफ द लेंस और मिरर टू फॉर्म ए पॉइंट इमेज ऑफ एनी पॉइंट ऑब्जेक्ट केप्ट इन फ्रंट ऑफ इट इज कॉल्ड स्फेरिकल एबरेशन। मतलब कि अगर आप किसी लेंस या मिरर के सामने कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट को अगर आपने रखा हुआ है तो इसका एक पॉइंट इमेज ही बने, है ना। तो ये कर नहीं पाता, कौन, लेंस या मिरर ऐसा कर नहीं पाते। तो इस प्रकार की इनएबिलिटी कि पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज पॉइंट ही बने, पॉइंट इमेज बने, तो एग्जैक्ट हो नहीं पाता, वो एक्सटेंडेड हो जाता है, ओवरलैपिंग होती है यहाँ भी। तो फिर ऐसे जो डिफेक्ट आते हैं उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्फेरिकल एबरेशन। और ये स्फेरिकल एबरेशन नॉर्मली साइज ऑफ द लेंस या मिरर की वजह से आता है। अगर अपर्चर बड़ा होता है तो इस तरह के एबरेशन ज्यादा देखे जाते हैं। तो असल में होता क्या है, स्फेरिकल एबरेशन अराइजेस ड्यू टू स्फेरिकल नेचर ऑफ द लेंस और मिरर। एक्चुअली द पैरेक्सियल रेज जो क्लोज टू ऑप्टिक एक्सिस होती है गेट फोकस्ड एट आईपी एंड मार्जिनल रेज जो अवे फ्रॉम द ऑप्टिक एक्सिस होती है दे आर फोकस्ड एट आईएम। मैंने दोनों अलग अलग जगह पे फोकस होती है। एज ए रिजल्ट द इमेज ऑफ एनी पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ इज नॉट ए पॉइंट हैज द डिफेक्ट या एबरेशन एग्जिस्ट। जैसे आप देखो, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट आपने यहाँ पे रखा, मतलब इससे मोनोक्रोमेटिक लाइट ही जा रही है। तो जो यहाँ पे मार्जिनल रेज होंगी, जो यहाँ पे बिल्कुल बाहरी भाग पे, लेंस के बाहरी भाग पर इंसिडेंट हो रही है, वो क्या होती है, ज्यादा बेंड कर जाती है। और जो पैरेक्सियल रेज होती है, जो लेंस के मिडिल पार्ट के आसपास इंसिडेंट होती है, वो क्या होती है, थोड़ी दूर जाकर के यहाँ पे इमेज बनाती है। तो आप देख सकते हैं कि एक पॉइंट पर इमेज नहीं बन पा रहा है, एक ही ऑब्जेक्ट है लेकिन इसके इमेज अलग अलग पॉइंट पे बन रहा है। तो उसी तरह से इसके बीच में भी जो रेज जाएंगे वो इनके बीच में कहीं बनाएगी, तो आपका एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का एक्सटेंडेड इमेज आपको प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह के जो डिफेक्ट होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्फेरिकल एबरेशन। यही चीज आप मिरर के साथ भी देख सकते हैं। पैरेलल रेज मान लो कैसे आ रही है, दूर से मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, तो ये अगर बाहरी पार्ट से टकराता है ऊपर, मतलब कि ऑप्टिकल एक्सिस से काफी दूरी, तो इसको मार्जिनल रेज बोलते हैं। ये लोग जल्दी फोकस हो जाते हैं, है ना। लेकिन जो पैरेक्सियल होते हैं, जो नजदीक वाले होते हैं, ये थोड़ा सा इधर दूर फोकल लेंथ बनाते हैं। तो यहाँ भी अब क्या होगा कि ये एक्सटेंडेड इमेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सब दिक्कत है बड़े साइज के लेंस या बड़े साइज के मिरर के साथ। ये प्रॉब्लम है कि ये लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट का पॉइंट इमेज नहीं बना पाते, और इस तरह की जो प्रॉब्लम आती है उसी को हम लोग स्फेरिकल एबरेशन नाम देते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में और थोड़ा डिटेल जानते हैं, इसको कैसे हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। रोक तो नहीं सकते लेकिन मिनिमाइज किया जा सकता है। आइए बच्चों, तो आगे कंक्लूड करते हैं। स्फेरिकल एबरेशन कैन नेवर बी एलिमिनेटेड बट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। तो कुछ मेथड्स हैं, उसको यूज करके स्फेरिकल एबरेशन को थोड़ा कम किया जा सकता है। कंप्लीटली एलिमिनेट आप नहीं कर सकते। तो जैसे क्या, तो सबसे इजी उपाय होता है स्टॉपर लगाना, बाय द यूज ऑफ स्टॉपर्स। अब देखिए दिक्कत क्या है, पैरेक्सियल रेज अलग जगह फोकल लेंथ बनाती है और मार्जिनल रेज अलग जगह बनाती है। तो एक काम करेंगे, ऐसे स्टॉपर्स को यूज करेंगे जो एक ही टाइप के रे को पास करे। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मार्जिनल जो है, जो कि ऑप्टिकल एक्सिस से दूरी पर है, उनको रोक दिया गया है स्टॉपर्स लगा करके, सिर्फ पैरेक्सियल रेज को पास करना अलाउ किया जा रहा है। तो ठीक है, ऐसे केसेस में इमेज की इंटेंसिटी जरूर कम हो जाएगी, लेकिन आपके स्फेरिकल एबरेशन की प्रॉब्लम जो है वो काफी हद तक मिनिमाइज हो जाएगी। उसी तरह से यहाँ पे आप स्टॉपर लगा करके आप चाहें तो पैरेक्सियल रेज को रोक दीजिए और जो मार्जिनल रेज है उनको पास होने दीजिए, है ना। तो उनसे भी जो इमेज आपका बनेगा वो स्फेरिकल एबरेशन से काफी ज्यादा मतलब फ्री हो जाएगा, है ना, मिनिमाइज हो जाएगी स्फेरिकल एबरेशन। तो लेकिन इंटेंसिटी पे फर्क पड़ेगा, आपकी क्लैरिटी ऑफ द इमेज जो होगी वो थोड़ी कमजोर हो जाएगी ऐसे।
और भी तरीके हो सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि दो थिन लेंसेस जिसको अगर सेपरेट किया जाए एक डिस्टेंस f2 माइनस f1, माने दोनों का फोकल लेंथ का जो भी डिफरेंसेस आएगा उनके डिफरेंस के बराबर अगर हम लोग डिस्टेंस रख करके दो लेंस को अगर हम लोग रखते हैं ऐसा, तो फिर मिनिमम स्फेरिकल एबरेशन ऐसे कॉम्बिनेशन से हमको मिलता है। पैराबोलिक मिरर्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर स्फेरिकल मिरर को रिप्लेस कर दिया जाए पैराबोलिक मिरर से तो फिर स्फेरिकल एबरेशन उसे कम किया जा सकता है, क्योंकि पैराबोलिक मिरर्स में ये सब टेंडेंसी है कि वहाँ पर जो मार्जिनल और पैरेक्सियल रेज होती है वो ऑलमोस्ट एक जगह फोकस पर आकर के मिल जाती है, सेम पॉइंट पे आके लगभग मिल जाती है विद रिस्पेक्ट टू स्फेरिकल। तो स्फेरिकल मिरर अगर लार्ज है तो आप कोशिश करेंगे वहाँ पे स्फेरिकल मिरर ना यूज़ करें, मतलब पैराबोलिक मिरर यूज़ करें, जैसे कि हेडलाइट्स वगैरह में यूज़ होता है। मोटरसाइकिल या व्हीकल के हेडलाइट्स को अगर आप देखिए तो अंदर में पैराबोलिक शेप का यूज़ किया जाता है और उसके फोकस पर जब बल्ब रखा जाता है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल रे निकल के चली जाती है। वो अगर पूरा स्फेरिकल बनाएगा तो फिर वहाँ पे इस तरह के एवरेशंस आएंगे, ठीक है, तो एक जगह फोकस नहीं हो पाता। तो पैराबोलिक शेप इस तरह से यूज़ हो जाता है। हेडलाइट्स वगैरह में हम लोग इसका एप्लीकेशन देखते हैं, या सर्च लाइट, टॉर्च लाइट, उस तरह से। यूजिंग लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ, आप फोकल लेंथ जो है वो अधिक ले लीजिए, क्योंकि ऐसा देखा गया है, इट हैज़ बीन फाउंड दैट स्फेरिकल एबरेशन वेरीज इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ अगर आप बढ़ाओगे तो उसका पावर 3 के हिसाब से वो इनवर्सली वेरी करता है। तो सीधी सी बात, अगर आपने फोकल लेंथ डबल ले लिया तो 8 टाइम आप कम कर सकते हो स्फेरिकल एबरेशन को। सो इफ f इज लार्ज स्फेरिकल एबरेशन विल बी रिड्यूस्ड। तो f फोकल लेंथ हमको क्या लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, स्फेरिकल एबरेशन कम हो जाती है। और भी एक तरीका होता है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ करें आप। तो इन केस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस स्फेरिकल एबरेशन इज मिनिमाइज्ड इफ इट्स कर्व्ड सरफेस फेस द इंसिडेंट और इमरजेंट रे विच एवर इज मोर पैरेलल। जो ज़्यादा पैरेलल के करीब होता है उसकी तरफ अगर आप स्फेरिकल वाला सरफेस कर देते हो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में, तो फिर हम देखते हैं कि स्फेरिकल एबरेशन वहाँ पे कम होता है। जैसे कि टेलीस्कोप में कर्व्ड सरफेस फेस द ऑब्जेक्ट, इस तरह से देखिए क्या होता है कि ये इधर से टेलीस्कोप में क्या दूर की चीज़ें देखनी होती है, तो वहाँ से जो रेज आती है वो पैरेलल आती हैं, और वो जो पैरेलल रेज हैं तो पैरेलल रे की तरफ कर्व सरफेस कर देने से ये ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट पर आकर के मिल जाती है। तो टेलीस्कोप में हम लोग इस तरह का काम कर सकते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ करते हैं। माइक्रोस्कोप में उसी तरह से, चूँकि ऑब्जेक्ट तो नज़दीक में रहता है तो यहाँ पर जो रेज आएंगी वो ज़्यादा पैरेलल हो नहीं पाती, लेकिन इमेज जो थोड़ा दूर बनाएगी तो वो थोड़ा सा पैरेलल है। तो हम लोग करते क्या है कि स्फेरिकल सरफेस को इमेज की तरफ रख देते हैं। तो ऐसे केसेस में भी आपको क्या होता है कि स्फेरिकल एबरेशन कम किया जा सकता है। सो कर्व्ड सरफेस फेस द इमेज इन केस ऑफ माइक्रोस्कोप। तो ये भी छोटा सा काम का जानकारी था कि कर्व्ड सरफेस टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट को फेस करता है, जबकि माइक्रोस्कोप में इमेज को फेस करता है। और ऐसा इसलिए हम लोग करते हैं कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करके स्फेरिकल एबरेशन को कम किया जा सके, ठीक है। और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे क्रॉस लेंस का यूज़ करना। तो क्रॉस लेंस में जो कैलकुलेशंस हैं तो वो सब यहाँ पर सिलेबस के बाहर की चीज़ है, लेकिन क्रॉस लेंस के उपयोग से भी स्फेरिकल एबरेशन को कम किया जाता है। जस्ट एक पॉइंट है, ठीक है, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है तो डिस्कस उसको नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें एक मैथमेटिकल फॉर्मूला आता है और वो बिल्कुल बियॉन्ड द सिलेबस है, सिलेबस के बाहर। तो इन शॉर्ट सिलेबस के हिसाब से देखिए, बोर्ड के हिसाब से देखिए, तो ये 4-5 रीजन्स अगर आप लिखते हैं तो ये मोर देन सफिशिएंट है स्फेरिकल एबरेशन के बारे में। तो दिस वाज ऑल द डिस्कशन अबाउट एबरेशन, जिसमें क्रोमेटिक एबरेशन और मोनोक्रोमेटिक एबरेशन के बारे में हमने जाना। और ये सब मोनोक्रोमेटिक एबरेशन इसलिए कहला रहे हैं क्योंकि ये मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ हुआ है और फिर भी इसमें एबरेशन मिल रहे हैं, और ये एबरेशन ड्यू टू ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अपने शेप के वजह से है। ज़्यादातर इसके जो लार्ज शेप होते हैं उसकी वजह से हो जाती है ना। पैरेक्सियल और मार्जिनल रेज अलग अलग जगह पर फोकस पर मीट करती है और उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम आता है, और उसको मिनिमाइज करने के ये सब कुछ तरीके हैं। तो 2-3 बार इसको पढ़ लेंगे, सुन लेंगे अच्छे से, तो कवर हो जाएगा, ठीक है। आइए बच्चों, अब आई के डिफेक्ट के बारे में थोड़ा सा हम लोग स्टडी करेंगे। तो उससे पहले आई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लीजिए। सो यहाँ लिखते हैं अबाउट डिफेक्ट ऑफ विजन एंड रिगार्डिंग आई फॉलोइंग पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट, द ह्यूमन आई इज मोस्ट सेंसिटिव टू येलो ग्रीन लाइट और लैम्डा 5550 एंगस्ट्रॉम। ये पहले भी डिस्कस किया जा चुका है। येलो ग्रीन लाइट के बीच में आई इज द मोस्ट सेंसिटिव, मतलब ऑब्जेक्ट आसानी से आई एक्सपीरियंस कर सकता है, सेंसेशन हो सकता है, सेंसेशन ऑफ साइट का, ठीक है, देख सकता है चीज़ों को। कितने वेवलेंथ पर? तो 5550 एंगस्ट्रॉम पर सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है यहाँ पे।
द परसिस्टेंस ऑफ विजन इज 1/10 सेकेंड, जिसका मतलब हुआ कि अगर टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंजिक्यूटिव लाइट पल्सेस इज लेस देन 0.1 सेकेंड, आई कैन नॉट डिस्टिंग्विश देम सेपरेटली। जैसे कि फैन वगैरह मूव करता है तो उसके जो इच ब्रांच होते हैं फैन के, जैसे 3 या 5 इस तरह से होते हैं, तो वो जब बहुत तेजी से मूव कर रहा होता है तो आप देखोगे कि 1/10 सेकेंड से पहले ही घूम के ये वहाँ चला गया, तो आप उसको क्लियरली एक जगह विजिबल नहीं बना सकते, है ना। तो वही बात कह रहा है कि अगर 1/10 सेकेंड के अंदर कोई चीज़ हो जाती है तो आई क्लियरली उसको देख नहीं सकता। तो देखने के लिए 1/10 सेकेंड से ज़्यादा का इंटरवल होना जरूरी है कोई भी दो इवेंट को सेपरेटली अनुभव करने के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं। बाय द आई लेंस रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज इज फॉर्म्ड एट रेटिना। आँख में भी एक लेंस होता है और वो लेंस जो होता है वो रियल बनाएगा, इन्वर्टेड बनाएगा और छोटा इमेज बनाएगा। कहाँ बनाएगा? तो रेटिना पर। रेटिना स्क्रीन का काम करती है। वाइल टेस्टिंग आवर आई द रीडिंग चार्ट इफ डॉक्टर फाइंड्स इट टू 6/12, जब आप आँख का टेस्ट कराते हो तो डॉक्टर क्या करते हैं, वो कुछ चार्ट आपको पढ़ने के लिए देते हैं, और अगर वो बताते हैं कि आपकी आई 6/12 है, तो इसका मतलब ये होता है कि यू कैन रीड ए लेटर फ्रॉम 6 मीटर। आप 6 मीटर से उस लेटर को पढ़ सकते हैं, जबकि नॉर्मल आई उसी लेटर को 12 मीटर से पढ़ सकता था। ठीक है, तो 6/12 अगर वो कहता है तो इसका मतलब हुआ कि नॉर्मल आई 6 मीटर से पढ़ेगा और आप वहाँ पर 12 मीटर से पढ़ रहे हैं। इसका मतलब हुआ 6/6 जब तक नहीं कहा जाए तब तक वो नॉर्मल आई साइट नहीं होगी। तो नॉर्मल आई साइट के लिए क्या मीनिंग है? 6/6, मतलब नॉर्मल आई भी 6 मीटर से उस लेटर को पढ़ रहा है और आप भी 6 मीटर से उस लेटर को सही से पढ़ पा रहे हैं। द कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ विजन आर एज फॉलोज। तो कॉमन डिफेक्ट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। नॉर्मली 4 तरह के डिफेक्ट यहाँ पे आपको पढ़ने होते हैं, और उससे पहले एक और कुछ बात है, नोट करके हमने इधर लिख दिया है, तो ध्यान से सुनिएगा। We know that focal length of convex lens of eye changes in such a way that image of any object nearer or far is always formed on the retina of eye, and this property of eye is called power of accommodation of eye. आँख के अंदर जो लेंस होती है उस लेंस में एक accommodation पावर होती है जो अपने हिसाब से फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है। इस तरह से करती है कि ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रहे उसका इमेज हमेशा रेटिना पे पड़े, रेटिना पर बने। तो इस तरह की जो क्षमता होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एकोमोडेशन ऑफ आई कहते हैं। तो एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, लिख लेंगे अच्छे से। वी नो दैट फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ आई चेंजेस इन सच ए वे दैट इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट नियरर और फार इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ आई। दिस प्रॉपर्टी ऑफ आई इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। उसी तरह से फिर 2 पॉइंट है, फार पॉइंट और नियर पॉइंट। फार पॉइंट कैपिटल एफ से दिखा सकते हैं। ये क्या होता है? द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच आई कैन सी क्लियरली एंड बियॉन्ड विच आई कैन नॉट सी क्लियरली। ओके, मतलब कि एक पॉइंट होगा मैक्सिमम दूरी पर, वहां तक आप देख सकते हो और उसके बाद आप नहीं देख सकते साफ साफ, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा? फार पॉइंट। अगर नॉर्मल आई है तो फार पॉइंट इज एट इन्फिनिटी, और डिफेक्टिव आई है तो ये फार पॉइंट कुछ भी हो सकता है, 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर, कुछ भी। उसी तरह से एक नियर पॉइंट होता है, कैपिटल एन से हम लोग उसको दिखा रहे हैं। द नियरेस्ट पॉइंट फ्रॉम आई, आई से नियरेस्ट पॉइंट, बियॉन्ड विच आई कैन सी क्लियरली, माने वो नियरेस्ट पॉइंट के बाद आई अच्छे से देख सकता है। उस पॉइंट से नजदीक लाइएगा तो सही से नहीं दिखेगा। एंड अप टू विच आई कैन नॉट सी क्लियरली, माने आँख से एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा वहां तक नहीं दिखाई देगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आगे उधर दिखाई देगा, तो उसको क्या कहना है? नियर पॉइंट कहना है। ठीक है, एक नॉर्मल आई के लिए ये 25 सेंटीमीटर होता है फ्रॉम आई, मतलब आई के नज़दीक में अगर आप एक आंख बंद करके एक आंख के नज़दीक में रखो ऑब्जेक्ट को, पढ़ने की कोशिश करो कोई भी आप लाइन को, सेंटेंस को, वर्ड को, तो पढ़ने में दिक्कत होगी। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर जब तक वो नहीं जाएगा तब तक आप उसको ठीक से नहीं पढ़ सकते, पढ़ने में दिक्कत होगी। 25 सेंटीमीटर और उससे थोड़ी दूरी पर फिर आप उसको सही से पढ़ पाओगे। सो वो जो 25 सेंटीमीटर की दूरी है उसको क्या कहते हैं? नियर पॉइंट कहते हैं। तो ये फार पॉइंट, नियर पॉइंट, ये सब आपको थोड़ा सा जानना चाहिए, प्रॉब्लम बनाते वक्त इसको यूज़ करना होता है। चलिए कॉमन डिफेक्ट की बात करते हैं। तो पहला है सबसे सिंपल मायोपिया, जिसको शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पैरेलल रेज आती हैं वो रेटिना से पहले मिल जाती है, तो रेटिना पर ठीक से इमेज बन नहीं पाया, पहले मिल गई, शॉर्ट हो गई, इसलिए शॉर्ट साइटेडनेस बोल दिए। और ऐसे केसेस में क्या होती है? दूर की चीज़ें आपको ठीक से दिखाई नहीं देगी। तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियरली विजिबल, क्योंकि पैरेलल रेज जो आती है वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आती है,
तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियरली विजिबल इन दिस डिफेक्ट, द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फाउंड बिफोर द रेटिना। तो ये डिफेक्टिव आई हो गया इस तरह से, ये अंदर का लेंस हो गया और इस तरह से पैरेलल रे आई और रेटिना से पहले मिल गई, इमेज पहले बन गया तो ठीक से दिखेगा नहीं। अब इसको ठीक करना है तो क्या करना होगा, आगे एक कॉन्केव लेंस लगाना होगा, डाइवर्जिंग लेंस लगाना होगा जो इस पैरेलल रे को थोड़ा डाइवर्ज कर दे, और डाइवर्ज करेगा तो फिर इधर भी ये रेटिना पर आकर फोकस हो जाएगा। तो अप्रोप्रिएट वैल्यू का आपको यहाँ पर एक फोकल लेंथ वाला डाइवर्जिंग लेंस या कॉन्केव लेंस वो लगाना पड़ेगा, और फिर क्या होगा, ये फोकस पर आ गया तो करेक्टेड आई आपका ये आगे रेटिना पर फोकस हो गया। तो आप कह सकते हैं द डिफेक्ट कैन बी रिमीडिड बाय यूजिंग ए कॉन्केव लेंस। ओके, कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल करके आप मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस को दूर भगा सकते हो, ठीक है, हटा सकते हो। इस तरह की चीज़ें होती है। ऐसे ही और डिफेक्ट्स हैं, उसको भी फटाफट देख लें। आइए बच्चों फटाफट आगे देखते हैं। हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस, इसमें क्या होता है, इन दिस डिफेक्ट आई कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, नजदीक में रखी हुई चीजें ठीक से दिखाई नहीं देती। इन दिस डिफेक्ट नियर पॉइंट ऑफ आई गोज अवे फ्रॉम आई, जो नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होना चाहिए था वो कुछ दूर चला जाता है। तो इन दिस केस फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इंक्रीजेस, फोकल लेंथ जो होता है आई का वो थोड़ा बढ़ जाता है। फोकल लेंथ मतलब लेंस पतला हो जाता है और फोकल लेंथ बढ़ जाता है। देयरफॉर इमेज इज फाउंड बिहाइंड रेटिना, और इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड द रेटिना। तो रेटिना से दूर होता है इसलिए इसको लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस भी कहते हैं, है ना, रेटिना से दूर। तो कैसे ठीक करें, तो यहाँ पर जो भी रेज आपको आ रही है इसको क्या करना होगा, आपको थोड़ा और कन्वर्स करना पड़ेगा, और कन्वर्स करने के लिए कन्वर्जिंग लेंस या कॉन्वेक्स लेंस को लगाइए। तो क्या करेगा, वो रे को थोड़ा सा और दबा देगा, कन्वर्ज कर देगा, और फिर जाकर के वो जो पीछे बन रहा था वो आ जाएगा रेटिना पर। तो करेक्टेड आई हो गया अगर आप एक कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं तो। सो टू रिमूव हाइपरमेट्रोपिया कन्वेक्स लेंस इज यूज। ओके, ये डिफेक्टिव आई हो गया और वो करेक्टेड आई हो गया। वाटर के अंदर में भी यही होता है। इन वाटर वी कैन नॉट सी क्लियरली बिकॉज फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इंक्रीजेस। आप जब पानी के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर ये आई लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो बढ़ जाता है। आप जानते हैं कि एयर में जो फोकल लेंथ होगा, फिर पानी के अंदर जाओगे तो वहाँ पर फोकल लेंथ तो बढ़ेगी बढ़ेगी, बताया था ना वो 4 गुना बढ़ जाती है नॉर्मल। तो उसी तरह से समझ लो यहाँ पे कुछ बढ़ जाती है, और बढ़ जाएगी अगर फोकल लेंथ तो क्या होगा, फिर जहाँ पर वो चीज़ रेटिना पे बननी चाहिए थी वो रेटिना के पीछे बनाएगा। हैंस इमेज इज फाउंड बिहाइंड रेटिना लाइक हाइपरमेट्रोपिया। तो पानी के अंदर चीज़ें जो होती है इसलिए आपको ठीक से विजिबल नहीं होती। चलिए नेक्स्ट है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया, तो इसमें क्या होता है कि दोनों तरह के डिफेक्ट आ जाते हैं। तो ये एज के साथ होता है। तो इन इट बोथ नियर एंड फार ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियरली विजिबल, ना तो नज़दीक की चीज़ें ठीक से दिखती है ना दूर की चीज़ें दिखती है। तो इसको कैसे ठीक करें, तो दोनों तरह के लेंसेज को यूज़ करिए सेपरेटली। नज़दीक की चीज़ें देखनी हो तो फिर ये कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करें, दूर की चीज़ें देखनी हो तो कॉन्केव लेंस को यूज़ करें, या फिर सिंगल स्पेक्टिकल यूज़ करो जिसमें बायफोकल लेंसेज लगा हुआ हो। इस तरह से बायफोकल होता है जिसमें ऊपर के पार्ट पे कॉन्केव लेंस लगा होता है, नीचे के पार्ट पे कन्वेक्स लेंस लगा होता है। तो जब पढ़ना होता है कोई चीज़ नज़दीक में रख करके तो कॉन्वेक्स नीचे वाले सरफेस से पढ़ेंगे, नीचे वाले पार्ट से पढ़ेंगे, और जब दूर की चीज़ें देखनी होती है तो ऊपर वाले पार्ट से आपको देखना पड़ता है। तो ये प्रेस बायोपिया कहलाते हैं, जो एज के साथ ये 40-45 के बाद ये सब चीज़ें होने लगती हैं आंखों में। एक होता है एस्टिग्मेटिज्म, ये भी एक अनोखी तरह की डिफेक्ट है। इन दिस डिफेक्ट आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स इन 2 ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर डायरेक्शंस क्लियरली साइमल्टेनियसली। एक साथ 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन ठीक से नहीं दिखेगी। मतलब जैसे प्लस का साइन अगर हम बनाएंगे, ये जैसे ये वर्टिकल हो गया और एक लाइन ऐसे दे दीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन दे दीजिए, दोनों एक साथ आपको ठीक से दिखाई नहीं देगा, एक बार में एक ही कोई ठीक से दिखता है। तो इस तरह के जब डिफेक्ट आते हैं उसको हम लोग एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। तो दिस डिफेक्ट इज रिमीडिड बाय यूजिंग सिलिंड्रिकल लेंस। सिलिंड्रिकल लेंस अगर यूज करते हो तो फिर इस तरह की चीज़ें ठीक हो जाती है। ध्यान रखने की क्या बात है, सुनिए कि देखिएगा एक बार फिर से। मायोपिया में आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी हो जाता है। मायोपिया जो फर्स्ट केस था जिसमें कि आपको दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती थी ठीक से, तो उसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी होता है। और हाइपरमेट्रोपिया में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो 25 सेंटीमीटर आना चाहिए, है ना। तो 25 सेंटीमीटर हाइपरमेट्रोपिया में होनी चाहिए कि यहाँ की चीज़ें जो नज़दीक होती है 25 पे 30 पे ये सब चीज़ें ठीक से दिखती नहीं है हमको, ठीक है। तो मायोपिया में यू इन्फिनिटी एंड हाइपरमेट्रोपिया में यू 25 सेंटीमीटर। पावर ऑफ स्पेक्टेकल्स इज निगेटिव। अगर मान लो कि आप जो चश्मा यूज़ कर रहे हो उसका पावर अगर निगेटिव में है तो मतलब आपने वो कॉन्केव लेंस यूज़ किया है, सो आई इज मायोपिक। एंड इफ पावर इज पॉजिटिव मतलब कन्वेक्स लेंस यूज़ किया है मतलब आई इज हाइपरमेट्रोपिक, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट, एक जनरल डिस्कशन था आई डिफेक्ट्स के बारे में, है ना।
तो इतना से आपका काम चल जाता है। और अब इस पर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में जो है कुछ प्रॉब्लम्स भी आपको करके दिखाए जाएंगे, चूँकि नीट में पूछता है इस पर आधारित प्रॉब्लम। तो नियर पॉइंट, फार पॉइंट, उन सबको ध्यान में रखते हुए प्रॉब्लम किस तरह से होता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, और भी आगे की बातें होंगी। और फिर हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं आपके इम्पोर्टेंट पार्ट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको भी हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए, मन लगा के पढ़िए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।